ठीक है बेटा, जो फ्रिक्शन है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। आप कांटेक्ट फोर्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है मास m का, तो हम जानते हैं जब हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो नीचे एक mg होती है और ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होती है, राइट? नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है। व्हाट इफ आई अप्लाई वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड। अगर मैं इस 10 केजी वाले ब्लॉक को, मान लो कि इसका वेट 10 केजी है, और मैं राइट साइड में इसको पुश करना चाह रहा हूं और मैं 0.1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या ये मूव कर पाएगा? प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपके साइड में जहां भी जिस टेबल पे आप बैठे हो, जिस पे पढ़ाई कर रहे हो या चेयर पे हो, आप उसको पुश करना चाह रहे हो और बहुत कम फोर्स लगा रहे हो, तो क्या मूव करती है? वो नहीं करती, बिकॉज ओपोजिशन में एक कांटेक्ट फोर्स का पार्ट काम करती है, इसका नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स which act parallel to the contact area is called frictional force, और इन दोनों के रिजल्टेंट को कहा जाता है दिस फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, देखो, जो अगर जब भी दो बॉडी में कांटेक्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो येलो कलर का कांटेक्ट है, दिस इज द कांटेक्ट एरिया बिटवीन ब्लॉक एंड दिस अर्थ, ठीक, और टेबल, कुछ भी कह सकते हो। तो कांटेक्ट सरफेस के एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है और एक पैरेलल फोर्स लगती है। पैरेलल फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और इन दोनों को रिजल्टेंट को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। अगर मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ टोटल कांटेक्ट फोर्स। इट इज अ component of total contact force. It is a component of total contact force which acts parallel to contact surface. Which acts parallel to contact surface. ठीक है? फ्रिक्शन चाहता क्या है? फ्रिक्शन फोर्स always opposes the relative slipping between two bodies in contact. ठीक है? फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को ओपोज करने की कोशिश करता है। whenever there are two bodies in contact, this parallel component of contact force called frictional force always tries to oppose the relative slipping between two bodies in contact. ठीक, एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो आप समझने की कोशिश करना। ये एक एग्जांपल है, यहां बना देता हूं मैं। ये टेबल है एक, जो रियल लाइफ में टेबल मान लीजिए, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, मास है इसका से 1 kg, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F। दिस F इज अ वेरिएबल फोर्स, और मान लीजिए कि हम इसका मैग्नीट्यूड जो है धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है F, ये एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और इसको आगे बना लेते हैं, आगे बना लेते हैं।
यहाँ पर हम लगा रहे थे अप्लाइड फोर्स एफ, यहाँ पर एक्सेलरेशन और यहाँ पर फ्रिक्शन। मान लीजिए कि एफ की वैल्यू है 1 न्यूटन। मान लीजिए अभी फिलहाल एफ की वैल्यू है 1 न्यूटन की। अगर आप किसी भारी अलमीरा को पुश कर रहे हो अपने घर में, तो 1 न्यूटन की फोर्स में वो पुश कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब लेकिन एक सोच के देखो, जब न्यूटन का सेकंड लॉ में पढ़ता हूं, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, इफ आई एम अप्लाइंग सम फोर्स एफ जो नॉन जीरो है, चाहे वो कितनी भी स्मॉल मैग्नीट्यूड की हो, अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, राइट और रॉन्ग? कोई ना कोई फोर्स ऐसी होगी जो इसके ऑपोजिट में लग रही होगी, जो इसको मूवमेंट करने से रोक रही होगी। यस और नो? यस सर। तो और वो फोर्स हमेशा इस फोर्स के ऑपोजिट लग रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा, और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा तभी मूवमेंट नहीं हो रहा। यस और नो? यस सर। वो फोर्स है हमारी क्या? फ्रिक्शनल फोर्स एफ ए। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन, बल्कि -1 कह देता हूं। माइनस साइन इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑपोजिट टू द एफ। अब मैंने क्या किया, मैंने अप्लाइड फोर्स को बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया। अब भी जो है मेरा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स -2 न्यूटन लग रही होगी। मैंने इसको बढ़ा के 5 न्यूटन कर दिया, अब भी ब्लॉक मूव नहीं करा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन लग रही होगी। अब मैंने इसको बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया, अब भी नहीं बढ़ा, ये फ्रिक्शनल फोर्स -10 न्यूटन लग रही होगी। अब मैंने इसको 12 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स -8 न्यूटन लग रही है, और ये मूव करने लग गया बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पर ये 12 न्यूटन है। तो नेट फोर्स इन द राइट डायरेक्शन कितनी हो गई? 12 - 8 इज +4, 4 मीटर पर सेकंड उसका एक्सलेशन आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 15 न्यूटन हो गई, फ्रिक्शन की वैल्यू -8 ही रहेगी। कितना हो जाएगा? 15 - 8, हाउ मच? 7/1, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 20 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू -8 न्यूटन ही रहेगी। कितना? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस जो मैंने सर। टेबल बनाई है, टेबल जो बनाई है, ये समझ में आई आपको? अब इसी टेबल को देखो रियल लाइफ सिनेरियो में, आप एज्यूम करो, आप देखो कि आप किसी ब्लॉक को, आप मम्मी की हेल्प करने के लिए मान लो घर में रीअरेंजमेंट करते हो आप, और आपने क्या किया, आप टेबल को पुश करना चाहते हो, टेबल या सोफा कुछ भी मान लो, आप पुश करना चाहते हो। आपने पहले थोड़ी सी फोर्स लगाई, नहीं पुश कर पा रहे हो, थोड़ी और लगाई, नहीं पुश कर पा रहे हो, आपने बहुत फोर्स लगा ली, नहीं पुश कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, so that net force on that sofa or that table is 0 and which is stopping you to move the block, right? सडनली क्या होता है, जब आप फोर्स की, अपनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हो और ज्यादा, सडनली बॉडी मोशन में आ जाती है, और जैसे मोशन में आती है, तो याद करो और फील करो कि जब बॉडी मोशन में आ जाती है, तो आप थोड़ी सी कम फोर्स पे भी उसको चला पा रहे हो। जिस बॉडी को मोशन में स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे बॉडी मोशन में आ गई है, उसके बाद थोड़ी कम फोर्स भी लगा रहे हो तो भी बॉडी रुक नहीं रही है, टेबल या सोफा। ये बात आपने फील करी है कभी? यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या है, ये देखो, फोर्स पहले 1 न्यूटन थी फ्रिक्शन फोर्स, फिर -2 -8, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद क्या हुआ? जस्ट अ सेकेंड,
हाँ भाई, देखिए ये बात समझ में आई धीरज, श्वेता, रितिका? Yes, sir. कि जब हम बॉडी Yes, को sir. स्टार्ट करते हैं तो फोर्स थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है 10, बिकॉज ऑपोजिशन 10 न्यूटन है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है? ठीक है, फ्रिक्शन क्यों लगता है? फ्रिक्शन के जो कारण दिए गए हैं वो एक है ओल्ड व्यू, एक है मॉडर्न व्यू। ओल्डर व्यू क्या कहता है, देखो बता देता हूं मैं। ओल्डर व्यू क्या कहता है, नहीं आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे करते, चलो नोट कर लिया? आप सबने यहां तक नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन में देयर आर टू कॉजेस। एक है ओल्डर व्यू, ओल्डर व्यू क्या कहता है कि कोई भी दो बॉडी, अगर मान लीजिए ये टेबल है मेरा, इस पे मैंने एक ब्लॉक रखा मास m का, अगर मैं इसके कांटेक्ट एरिया को अगर मैं जूम कर दूं और ध्यान से देखूं तो कांटेक्ट जो कोई भी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होता, एवरी सरफेस इज इरेगुलर। और जो फ्रिक्शन है वो इसीलिए होता है क्योंकि these irregularities forms interlocking irregularity no surface is smooth but irregular these irregularities forms interlocking causing friction। इंटरलॉकिंग समझते हो ना आप? ये जो इरेगुलरिटीज है ये आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेती हैं, इसके कारण फ्रिक्शन लगता है। ये एक ओल्डर व्यू है, ठीक है। बट जो मॉडर्न व्यू है वो क्या कहता है, मॉडर्न व्यू इज बेटर व्यू। मॉडर्न व्यू कहता है कि आप ठीक कह रहे हो, कोई भी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होता। आप जूम करिए और जूम करने पर पता लगेगा कि ये सरफेस ब्लॉक M का है और ये सरफेस टेबल का है। बट जूम करके पता लगा कि जितना हमें दिखाई देता है कांटेक्ट एरिया ब्लॉक का और अर्थ का, उतना नहीं होता, उससे बहुत कम होता है। ये जो टिप्स हैं यहीं पे कांटेक्ट है और यहाँ पर एयर है। और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, ओनली द रेड पोर्शन, area of contact between two surfaces is very very small, only the red portion, this means high pressure is applied on these tips and bonds are formed. High pressure is applied and intermolecular bonds are formed. Intermolecular bonds are formed between actual surface in contact. अब ये वाली थ्योरी कारगर क्यों है, देखो जब हमने प्रैक्टिकली एज्यूम किया, प्रैक्टिकली फील किया कि जब किसी बॉडी कोई टेबल पे बुक रखी हुई है और मैं उसको पुश करना स्टार्ट करता हूँ
तो पुश करने जस्ट मोशन स्टार्ट होने से पहले हमें ज्यादा फोर्स लगानी होती है, बट ड्यूरिंग मोशन कम लगानी होती है। इस चीज को ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि यस, whenever bodies are at rest, there is a strong intermolecular bonds found between the tips, but we have to apply this extra force in order to break these bonds. And when body is in motion, we are not giving time for the bodies to form the bonds. Thus, applied force is just for the motion. ठीक है, बॉन्ड बनाने का टाइम नहीं दे पा रहे हैं मोशन करते वक्त, इसीलिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्यूरिंग मोशन जो है वो कम आती है विद रिस्पेक्ट टू जितनी स्टैटिक फोर्स में जितनी रेस्ट बॉडीज के बीच आती है। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? Yes, sir. नोट कर लिया? No, sir. नोट करिए फटाफट। Sir, done. ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में we basically define three types. One is static friction, पहला है static friction, limiting friction, and the last is kinetic friction. Oh, kinetic friction. Static friction क्या है भाई? अगर ये ब्लॉक है, इस बॉडी पे मैं फोर्स F लगा रहा हूं और बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। जब बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, ये वाला सिनेरियो, जब तक एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, ये जो फ्रिक्शन लगता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यहाँ लिख दूं तो, यहाँ लिखना चाहूं मैं अगर, तो ये जो पोर्शन है दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लास्ट वाला लिमिटिंग, and these all are kinetic friction. Kinetic friction. Static friction कौन सा फ्रिक्शन होता है? The frictional force applied, the frictional force applied when body is at rest, when body is at rest is termed as static friction. Static friction. जब बॉडी में दो बॉडीज के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो relative slipping between bodies in contact, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन आपको पता ही है, ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। देखो, अगर आप अप्लाई फोर्स की वैल्यू 0 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0 लगेगा भाई। फोर्स ही नहीं लग रही तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो किस बात का फ्रिक्शन?
आपने F की वैल्यू लगाई 1 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी 1 न्यूटन। आपने F लगाया 2 न्यूटन, ये क्या हो गई 2, अपने आप होती जा रही है, इसलिए नाम है सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज, आप डायरेक्शन आप जानते हो, लिख देता हूं पर कोई बात नहीं। डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, या फिर कह दो डायरेक्शन इज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। अप्लाइड फोर्स मत लिखो आप, डायरेक्शन इज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज maximum value of static friction। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे जो हमने एग्जांपल लिया था पीछे, जो 10 न्यूटन आया था, देखो दिस 10 न्यूटन इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? निधि, श्वेता, धीरज, श्वेता, कोई डाउट है यहां तक बेटा? No, sir. No, sir. चलिए, अच्छा मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करी, इनकी लिमिटिंग और एफएस की वैल्यू को। एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन रिमूविंग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एफएस की वैल्यू होती है म्यू एस एन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें म्यू एस क्या है, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद रहेगा। या हम बोल सकते हैं दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे पहले तो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इससे पहले तो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहेगी। यहां तक नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए आगे। इसके बाद आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन which comes into action when there is relative slipping between surfaces in contact, between surfaces in contact. Kinetic friction is the friction which comes into action when there is a relative slipping between surfaces in contact. इसकी डायरेक्शन क्या होती है? Again same, direction is to oppose a relative slipping, and its magnitude is Fk is equals to mu kn. Mu k is coefficient of kinetic friction.
coefficient of kinetic friction, and N is normal force, normal reaction, normal reaction. अगर हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स. जो हमने टेबल बनाई थी, तो जब तक ये ऐसे आता, देखो कैसे होता है बेटा, देखो जब तक कि हमारी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू देखो, इसमें टेबल में देखो, जब तक कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है. जितनी वैल्यू अप्लाइड फोर्स की है उतनी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की है. फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टिल लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके बाद हमारी फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, ये जो ग्राफ है, दिस इज माय काइनेटिक फ्रिक्शन. ये टॉप मोस्ट पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड दिस इज माय स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए अगर नेम करूं मैं, ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फ्रिक्शन इज फॉलोइंग डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स. और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोला गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया हमारा. देख लीजिए टेबल में, देख लीजिए फ्रिक्शन इज -8 -8 इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ग्राफ समझ में आया बेटा सबको? ग्राफ समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. श्वेता, रितिका, श्वेता, निधि. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये तो थी थ्योरी फ्रिक्शन की सारी. अब फ्रिक्शन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे करने होंगे, देखो. देखो, सबसे पहली बात, सबसे टफ सवाल बनता है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. आपके सामने मान लीजिए ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, एंड आई एम अप्लाइंग सम फोर्स एफ. और ये नहीं बोला गया कि ये स्मूथ है या ये स्मूथ है. अब पहला काम आपका, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आंसर क्या है इस चीज का? आंसर है फ्रिक्शन always opposes a relative motion between contacts. ठीक है, अब ये तो सर हमें पता था, फिर भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं. तो देखो, आप क्या करो, assume there is no friction. assume there is no friction, मतलब all surfaces are smooth. all surfaces are smooth. Now find direction of relative velocities. Relative velocities.
direction of friction will be opposite to relative velocities. अब देखो इस चीज पूरी थ्योरी को इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. देखो देखिए भाई, अगर मैं ब्लॉक बी को देख रहा हूं, हाँ जी, मैं ब्लॉक बी को देख रहा हूं, उस पे फोर्स लग रही है F, और ब्लॉक बी का जो टॉप और बॉटम सरफेस दोनों के दोनों कैसे हैं, स्मूथ है. तो ब्लॉक बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी कहां जा रहा है, आगे या पीछे? देखो हमें क्या कहा गया है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, जस्ट फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बताइए व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ relative velocity of block B with respect to ground. ग्राउंड को क्या दिख रहा है, ब्लॉक बी कहां जा रहा है, आगे या पीछे, राइट या लेफ्ट? निधि सर राइट. राइट जा रहा है. तो इस पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, F1 पीछे की तरफ. और ब्लॉक ए को क्या लग रहा होगा, ब्लॉक ए और बी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो भी स्मूथ है. तो ए को क्या लग रहा है, बी कहां जा रहा है, आगे या पीछे? बताइए ए को क्या लग रहा है, बी कहां जा रही है, आगे या पीछे? बताओ फटाफट. आगे जा रही है ना, तो यहां लगेगी F2. अब सिर्फ ए ब्लॉक को ध्यान से देखो. ब्लॉक अब ए जो है वो सिर्फ बी के कांटेक्ट में, एक ही कांटेक्ट एरिया है. बी के दो कांटेक्ट एरिया थे, एक तो ब्लॉक ए के साथ और एक अर्थ के साथ, इसीलिए हमने दो फ्रिक्शन लगाए. अब ए जो है वो सिर्फ बी के कांटेक्ट में है. अब मुझे बताओ ए जिसके कांटेक्ट में है बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है, आगे या पीछे? What is direction of relative velocity of A with respect to B? Right or left? बताइए. लेफ्ट. Left. इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन A is towards right. अब देखो आप ध्यान से एज्यूम करो, बचपन में आप बचपन में अभी भी करते हो, अगर आपने एक क्या किया, आपने एक बड़ी सी बुक ली, दिस इज अ बुक, आपने इसके ऊपर एक छोटी बुक रख दी या ज्योमेट्री बॉक्स रख दी, कुछ भी रख दिया, और आप इस बुक को थोड़ा थोड़ा फोर्स से खींच रहे हो, तो क्या ये वाली बुक भी चलती है, हाँ या ना? आपने बड़ी बुक के ऊपर छोटी बुक रखी है और बड़ी बुक को विद स्मॉल फोर्स यू आर पुलिंग, तो क्या साथ में ये भी चलती है, यस और नो? यस सर. अब एक बात बताओ, लॉजिकली सोचो, इस बुक पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही भाई. अगर मुझे इस बड़ी बुक छोटी वाली बुक का एफबीटी बनाओ तो कैसे बनाऊंगा? आप क्या कर रहे हो, आप यही तो कर रहे हो. अगर साइड व्यू देखूं तो ये बड़ी बुक है, इस पे लगा रहे हो फोर्स F, और ये छोटी बुक थी, इस पे तो कोई फोर्स लग नहीं है छोटी के ऊपर, तो चल रही ये क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में? बिकॉज इसके ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दिस स्मॉलर बुक इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक A इज मूविंग अलोंग विद ब्लॉक B. ये बात समझ में आ रही बेटा? Because of this frictional force, block A is moving along with the block B in the same direction. अगर ये फ्रिक्शन ना हो A और B के बीच में, तो अगर आप B को खींच रहे हो तो A कहीं मूव नहीं करेगा, A वहीं रहेगा और B निकल जाएगा, नीचे से स्लाइड हो जाएगा. बात समझ में आई? Sir, could you please explain it again? Yes, I can explain it again with multiple examples. Don't worry. I just said that. Just look at this example. This is a bigger book. This is smaller book. You are applying some force F on the